प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी की। इस एकांकी के रचनाकार लक्ष्मी नारायण लाल हैं। जैसा कि आपने मेरे पहले वीडियो में उनका परिचय सुना ही होगा, याद किया होगा, एक बार हम उसे थोड़ा सा और दोहरा लेते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल का जन्म 4 मार्च सन 1927 को उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के जलालपुर में हुआ था। उन्होंने एमए तक की शिक्षा प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि भी पाई। हिंदी कहानियों की शिल्प विधि का विकास विषय पर उन्हें डीफिल की उपाधि प्राप्त हुई। इस विषय पर उनके थीसिस को श्रेष्ठ कार्य माना गया। डॉक्टर लाल बड़े होकर मुख्य रूप से नाटककार हुए और नाटक एवं नाटकीयता से लगाव उन्हें बचपन में ही हो गया था। बचपन उनका ग्रामीण परिवेश में बीता और लोक नाट्य से साक्षात्कार उनका बहुत छोटी उम्र में हो गया था। फलस्वरूप उनके चिंतन एवं सृजन के मूल में भारतीय जीवन और उसका समाज ही है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी लक्ष्मी नारायण लाल एक साथ कहानीकार, उपन्यासकार, नाटककार और समीक्षक सभी कुछ थे। उन्होंने 35 पूर्णकालिक नाटकों की रचना की, मंचन भी किया। अंधा कुआं सन 1955 में लिखा गया था। उसके बाद से वे लगातार नाटक ही लिखते रहे। उसमें उनके नाटकों में साधारण जीवन के अनुभवों को गहरे या महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य में देखने का प्रयास किया जाता है। उनके नाटक धरती और परंपरा से जुड़े हुए हैं और अपने समकालीन जीवन से भी। तो हम यह याद रखें कि स्वातंत्र्योत्तर युग के महत्वपूर्ण नाटककार के रूप में लक्ष्मी नारायण लाल जी का नाम लिया जाता है। रंगकर्म से भी वे जुड़े थे। वे निर्देशक थे तो वे अभिनेता भी थे। उन्होंने कई नाटकों का निर्देशन किया, कई में अभिनय किया। और एकांकी संग्रह याद रखने हैं हमें उनके, क्योंकि हमें उनकी एकांकी ही पढ़नी भी है। तो उनके कुल 4 एकांकी संग्रह हैं। पर्वत के पीछे 1952, नाटक बहुरूपी 1964, ताजमहल के आंसू 1970 और मेरे श्रेष्ठ एकांकी 1972। आपके इस साहित्यिक कार्य के फलस्वरूप आपको सम्मानित भी किया गया। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आप श्रेष्ठ नाटककार के रूप में सम्मानित हुए और साहित्य कला परिषद के द्वारा 1979 तथा 1987 में हिंदी अकादमी ने भी साहित्य के योगदान के लिए पुरस्कृत किया। चलिए हम सीधे सीधे आ जाते हैं काल पुरुष और अजंता की नर्तकी एकांकी पर। विद्यार्थियों, एकांकी का शीर्षक सुनकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कोई ऐतिहासिक नाटक रहा होगा जिसमें किसी काल पुरुष, किसी महान पुरुष, किसी राजा या कोई और के बारे में और एक नृत्यांगना के बारे में कहानी है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह एक सामाजिक एकांकी है या सामाजिक प्लस मनोवैज्ञानिक एकांकी भी हम इसे कह सकते हैं। इस एकांकी में क्या होता है, इसका कथानक जो है, इसकी कथा वस्तु को हम एक कहानी की तरह सुन लेते हैं ताकि आपके लिए रोचक भी बन पड़ेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो जैसे ही ये एकांकी प्रारंभ होती है और पहला दृश्य हमारे सामने उपस्थित होता है, तो उसमें एक चंदू है जो कि एक नौकर है और वह कहीं दूर से शोर आ रहा है और एक कोई गूंगी लड़की जो है उसके पीछे बच्चे पड़े हुए हैं और वह उसे भगाना चाहता है। तभी बाथरूम में से जो उसके मालिक या साहब या जो भी हम कह लें जिनके यहाँ वो काम करता है, अनूप, वो निकल कर आते हैं और वो कहते हैं कि क्यों शोर मचा रखा है, ये क्या बात है, क्या हो रहा है। तो चंदू जवाब देता है कि वो पगली और गूंगी लड़की है, वो जाती नहीं है और लड़के हैं कि उसके पीछे पीछे शोर मचाते रहते हैं। अनूप थोड़ा सा खींच जाता है। वो बोलता है कि यहाँ पर क्यों आती है वो, बुलाओ जरा, पूछते हैं, और तुम दरवाज़ा क्यों बंद नहीं रखते हो।
चंदू कहता है कि आप 1:30 बजे आए थे, तो लगता है कि उसके पीछे पीछे वो चली आई है। फिर वो वापस उसको बुलाता है, आवाज़ लगाता है, लेकिन फिर सोचता है कि क्या मैं उसको अंदर ही बुला लूँ। तो फिर अनूप कहता है नहीं नहीं, उसको बुला लो, पूछ लो उसे क्या चाहिए और 2-4 रुपये चाहिए तो उसे थमा दो और फिर लड़कों को डांट देना, और अब वो लौटकर यहाँ नहीं आनी चाहिए। बीच बीच में अनूप के कुछ फ़ोन आते रहते हैं, जिससे जाहिर होता है कि वह कहीं अकाउंट्स ऑफिसर है और कहीं जॉब करता है, कहीं नौकरी कर रहा है। और उसी वक्त उसकी पत्नी प्रभा वह आती है। दोनों में प्रकट में यही हो रहा है कि बड़ा स्नेह है, बड़े वो आपस में मिलते हैं, बहुत प्रेम से मिलते हैं, स्नेह से मिलते हैं, हंसी मजाक वो करते रहते हैं। और यहाँ पर बीच में जो मतलब उनकी बातचीत है या हंसी मजाक है, उसमें अजंता की नर्तकी का उल्लेख आता है। वह प्रभा कुछ लाई है उसके लिए और वह कहती है कि अच्छा तुम मुंह खोलो, मैं तुम्हें ये टॉफ़ी खिलाती हूँ। अनूप कहता है कि अच्छा तुम वह टॉफ़ी मेरे मुंह में अजंता की नर्तकी की मुद्रा में डालो। तो प्रभा उसको कहती है कि ठीक है, मैं तो नर्तकी की मुद्रा में टॉफ़ी डालूंगी, लेकिन उसको लेने के लिए तुम्हें भी पद्म पाणी की मुद्रा में खड़े होकर मुंह खोलना पड़ेगा। इस तरह से उनका जो हंसी मजाक चलता रहता है। बीच में चंदू आता है, वह भी झेप जाता है उन दोनों की उस हंसी मजाक को देखते हुए। और फिर उसके बाद वो प्रभा अपने साथ लाई जो सामान लाई होती है वह अनूप को बताती है। तो उसमें एक तस्वीर होती है, वो तस्वीर अनूप की माँ की होती है, जो प्रभा को कहीं अनूप के पुराने सामानों में से मिली होती है। उसका अनुमान तो यह था कि इस तस्वीर को देखकर अनूप प्रसन्न हो जाएगा, लेकिन स्थितियाँ कुछ ऐसी बनती है कि उन दोनों के बीच में उस तस्वीर को लेकर द्वंद्व चलता है। प्रभा का मानना यह है कि जिस माँ ने तुम्हें इतनी मुश्किलों से पाला, पैदा किया, बढ़ाया, उसका हमें सम्मान करना चाहिए, उसका स्मरण करना चाहिए। लेकिन अनूप अपनी पिछली यादों को एक जलालत मानता है, क्योंकि उसकी जो माँ है वो अंधी भिखारिन रही होती है और वह अपने अतीत से पीछा छुड़ाने और आगे बढ़ने की सोचता रहता है, क्योंकि अतीत का स्मरण आते ही वह स्वयं को एक हीन पात्र के रूप में पाता है। उन दोनों के बीच में बहस होता है, उलझन होती है और फिर इसके बाद में वह बात अच्छी खासी थोड़ी सी लड़ाई की तरफ जाने लगती है। कुल मिलाकर ये बात ख़त्म होती है। इसके पश्चात अनूप का एक दोस्त आता है, मुनि उसका नाम है। और फिर वह मुनि जब आता है तो वो दोनों मित्र बड़े अच्छे से साथ में रहते हैं। लेकिन उसके बीच में एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि उसके बीच में एक डाक आती है, एक रजिस्टर्ड लिफाफा आता है और उसको देखकर वो प्रभा हंसने लगती है। वह अनूप को भी वह पत्र पढ़वाना चाहती है। वह उसके किसी बचपन के मित्र का है, जो कि उसे एक बार कुछ दिनों के लिए अपनी बुआ के घर ले गया था। प्रभा उस स्मृति को मात्र एक हंसी मजाक और एक बुद्धूपने में लेती है और अनूप भी उसे ज़्यादा मतलब कहना चाहिए तवज्जो नहीं देता है और वो बात वहीं ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है कि वो जो मित्र आता है तो वो मित्र आकर चला जाता है। उन दोनों के बीच में क्या बात होती है, कुछ ऐसी बात होती है कि वो चला जाता है और बाद में वो प्रभा एकदम उसका मतलब रोने का सा मुँह है और वो पड़ी हुई है सोफे पे। यह दृश्य एकांकी में दिखाई देता है। चंदू बड़ा ही भावुक सा और तनाव में है, क्योंकि वह अपनी बहुरानी को या अपने साहब की बीवी को ऐसे नहीं देख सकता है। वो कॉफ़ी बना कर लाता है, उनका मूड अच्छा करने का प्रयास करता रहता है। अनूप आ जाता है और वह भी प्रभा को इस अवस्था में देखकर परेशान हो जाता है और प्रभा कुछ ऐसी बातें करती है कि ऐसा लगता है मानो वह पगला गई है, जबकि उसे शायद उन दोनों की बात से कोई मानसिक दंश लगा है। तो उनकी जो बातचीत है उसमें प्रभा कहती है कि एक था राजा, एक थी रानी। रानी को अपने पति के ऊपर बहुत अहंकार था और राजा को भी रानी पर गर्व था। अनूप के सामने भी वो कहती है कि मैं कुछ सुन रही हूँ, मैं अनुभूति कर रही हूँ और तुम्हारे दोस्त की बातें इस कमरे में गूंज रही है, तुमने ठीक ही सिद्ध किया। तो इन दोनों की बातों से यह प्रकट होता है कि
वो जो उसकी बचपन की जो हजारी लाल वाली या जो मित्र वाली वो जो घटना थी, जो उसे अपनी बुआ के घर ले गया था, तो उसको उस मित्र ने यह सिद्ध करने की कोशिश करी कि ये जो लड़की, जो भाभी है, माने जो प्रभा है, वो तो बचपन में भागी हुई थी और यह उनके चरित्र पर दाग है। और अनूप को वह ऐसे सिद्ध करता है कि इसको स्वीकार करके तुमने इसके जीवन का मानो उद्धार किया है। और अनूप भी उस समय अपने उस मित्र के सामने महान बनने की वो प्रयास करता है और उस तथ्य से इनकार नहीं करता है। और ये बात प्रभा सुन लेती है तो उसे इस बात से बहुत शौक लगता है, वो बहुत परेशान हो जाती है इस बात से। अनूप सामना नहीं कर पाता है प्रभा की इस बात का और कह रहा है कि नहीं, हम तो हंसी मजाक करते हैं, लेकिन प्रभा को ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो कहती है कि जो तुम सोचते हो और जो तुम मानते हो वो मेरे सामने भी वैसे ही स्वीकार करो जैसे उसके सामने कर रहे हो। व्यक्ति को दोहरा व्यक्तित्व नहीं रखना चाहिए। प्रभा एक बहुत ही संवेदनशील युवती है जो इस तरह इस घटना से बहुत अधिक दुखी हो जाती है, वह हताश हो जाती है। अनूप के प्रति अपना प्रेम भी उसे इस बात से उबार नहीं पाता है और वह उसे छोड़कर चले जाना चाहती है। और तभी हम देखते हैं कि अनूप कहीं गया है ऑफिस में और वह मुनि वापस आता है, तो चंदू भी तो उसके प्रति बड़ा ही माने वो क्योंकि दुखी है उसकी हरकत से कि इसकी वजह से मेरी जो मैम साहब है उनका ऐसा बुरा हाल हो रहा है, तो वह उसे लताड़ता है। वो कहता है कि तुम फिर क्यों आ गए यहाँ पर। और प्रभा तो जो है भावुकता में इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है कि वह कहती है कि अब तुम ज़ोर से मत बोलो, इसी तरह बातें करो जैसे पिछले दिनों इस कमरे में अनूप के साथ फुसफुसा के कर रहे थे। मुनि डर जाता है क्योंकि प्रभा अपने हाथ में पिस्तौल ले आई है और प्रभा उससे कहती है कि अब मुझे भाभी भी मत कहो, बोलो मैं हजारी लाल के साथ भागी हुई एक लड़की हूँ जब मैं इंटरमीडिएट में थी, बोलो। मुनि अपनी बात से इनकार करता है, कहता है कि नहीं नहीं, ये तो सब अनूप का वहम है और मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो उसको वो आपका चित्र भी नहीं दिया। तो इस तरह से उनकी बात होती है। तभी अनूप आ जाता है, मुनि उसके लिपटता है और अनूप उसको बचाने की कोशिश करता है और यहीं पर आकर इस एकांकी की ये कथा समाप्त हो जाती है। अब हम कथा वस्तु आपने देख ली विद्यार्थियों एकांकी की। अब हम आगे इसके पात्रों, चरित्र चित्रण और इनकी एकांकी के अन्य तत्वों की बात कर लेते हैं। इसकी तात्विक समीक्षा की बात कर लेते हैं। जैसा कि पूर्व में भी हमने अन्य एकांकियों की तात्विक समीक्षा की थी, तो उसी प्रकार से इस एकांकी की भी हम तात्विक समीक्षा कर लेते हैं। अन्य तत्व जो है वो होते हैं पात्र एवं चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, भाषा, उद्देश्य और अभिनेयता। ठीक है, 7 तत्वों के आधार पर एकांकी की समीक्षा करनी होती है। तो संवाद पात्रों की दृष्टि से अगर हम देखें तो कुल मिलाकर इस एकांकी में 5 पात्र हैं और उन पात्रों के नाम हैं चंदू, अनूप, प्रभा, मुनि और कोई एक मेहमान। मुनि ही मेहमान है, 4 ही पात्र हैं और कुल 2-1 पात्र कोई स्मृतियों में है या आवाज़ों में है। तो अनूप एक ऐसा व्यक्ति है जो जीवन में अब कोई अच्छी नौकरी पा गया है अकाउंट्स ऑफिसर की, और आज की तारीख में वह एक सफल व्यक्ति है, लेकिन वह अपने अतीत को याद नहीं करना चाहता है, उससे पीछा छुड़ाना चाहता है। और अब उस अतीत के कारण, गए गुजरे अतीत के कारण, वह अपनी माँ को भी उसका उचित सम्मान नहीं दे पाता है। और कहीं न कहीं वह एक कुंठित व्यक्ति है जो अपनी पत्नी के बारे में अपने दोस्त के मुँह से कुछ सुनकर और उसकी बातों में शामिल हो जाता है, उसका विरोध नहीं कर पाता है। प्रभा के बारे में अगर हम देखते हैं तो वह एक बहुत अच्छी और हम तो कहें कि संस्कारशील और भावुक, विशेष रूप से भावुक और स्वाभिमानी नवयुवती है जो अपने पति को, स्नेहशील भी वह है, पति की माँ का वह सम्मान करती है चाहे वो जो भी रही हो, लेकिन वो उसकी तस्वीर अपने घर में लगाना चाहती है। अनूप से वो बहुत प्यार भी करती है और
अपने इस रिश्ते को वो बहुत भावुकता से लेती है। और जब उसे पता पड़ता है कि उसका जो पति है वो उसके दोस्त के साथ मिलकर खुद उसी के बारे में ऐसी गिरी हुई बात कर रहा है, तो उसे यह बर्दाश्त नहीं होता है और वह उसे गहरा मानसिक आघात लगता है और वह अपने पति को छोड़ने से भी नहीं हिचकती है। चंदू एक स्वामी भक्त नौकर के रूप में उसका चरित्र चित्रण ठीक ही हुआ है और मुनि इस एकांकी में एक ऐसे खलनायक के रूप में उपस्थित हुआ है जो 2-3 दिन के लिए मित्र के पास आता है, उसके आतिथ्य का लाभ लेता है, लेकिन उसी का घर बर्बाद करके चला जाता है। एक हम अगर इस एकांकी के उद्देश्य को यहीं पर अगर समझना चाहे तो हम देख सकते हैं कि लक्ष्मी नारायण लाल शायद यही उद्देश्य इस एकांकी की रचना के पीछे रखते हैं कि हम में से कोई भी चरित्र हो, अगर हमें किसी के बारे में कोई पुरानी बात याद पता भी है तो उसके विकृत रूप में प्रस्तुत करके और किसी की गृहस्थी बर्बाद करना, ये तो सरासर गलत बात होती है। हमें अपने बोलने से पहले शब्दों को सोच लेना चाहिए और ये भी देख लेना चाहिए कि इसका दूसरों की ज़िंदगी पर कितना बड़ा असर पड़ सकता है। और वैसे तो अगर आजकल की रचनाओं के बारे में हम बात करें तो उसमें कोई सीधा साधा उद्देश्य रखकर या लक्ष्य रखकर कोई रचना लिखी नहीं जाती है। जैसी परिस्थितियाँ होती है, जैसा एक रचनाकार को दिखता है वैसी ही रचना हो जाती है। लेकिन अगर ढूंढने की कोशिश करें तो मुझे तो यही उद्देश्य इस एकांकी में नज़र आता है। हम बात करें संवाद योजना की, तो जितने भी एकांकी हम आपके पाठ्यक्रम में जो है वो पढ़ रहे हैं, तो सब में छोटे छोटे संवाद है, सरल भाषा है, सीधी सादी हिंदी है। संवाद चरित्र को व्यक्त करने वाले हैं और कथा को आगे बढ़ाने वाले भी हैं, लक्ष्य की ओर भी एकांकी को ले जाते हैं। तो संवाद रचना की दृष्टि से एकांकी बड़ा ही अच्छा है, बड़ा ही कुशल है। और अब हम बात करते हैं कि अभिनेयता की दृष्टि से ये एकांकी कैसी है। तो अभिनेयता की दृष्टि से क्या होता है कि एकांकी में कितने दृश्य है, कितने पात्र है और एकांकीकार ने क्या रंग संकेत दिए हैं, ये 3 चीज़ें काम करती है। तो दृश्य इस एकांकी में 2 दृश्य हैं। फिर उसके पश्चात एक ही कमरे में यह एकांकी घटित होती है। तो ऐसी कोई विशेष बहुत ज़्यादा तैयारी, बार बार बदलने वाली तैयारी एकांकी का अभिनय करने में नहीं बदलनी होती है। तो दृश्यों की दृष्टि से ठीक है, थोड़ा सा परिवर्तन करना होता है। और फिर पात्रों की दृष्टि से भी 4 ही पात्र है, तो 4 पात्रों को लेकर यह एकांकी सहज रूप से अभिनीत की जा सकती है। और थोड़े से रंग संकेत बीच बीच में एकांकीकार ने दे दिए हैं, वे भी उसकी अभिनेयता में सहायक हैं। तो अभिनेयता की दृष्टि से भी यह एकांकी ऐसी है जो अभिनीत की जा सकती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आपने इसकी तात्विक समीक्षा सुनी। कुछ इसके अंश एकांकी में से आप याद कर लीजिएगा जो आप संवाद, भाषा इत्यादि के उदाहरण के रूप में प्रश्न के उत्तर के साथ साथ प्रस्तुत कर सकें। ऐसे छोटे छोटे अंश आप याद कर लीजिएगा। अब अगले व्याख्यान में हम फिर मिलते हैं। आप तक अगले व्याख्यान की सूचना मिलती रहे, इसके लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।